Chapter 11 Trap. Ruthless enters. Fated to a ruthless. Chapter 11 Trap. Ruthless enters. कोष्टक. वही अभी जहां साहिल वेदा अपने खुशनुमा पलों में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ महेंद्र अग्रवाल अपने अग्रवाल आवास के आंगन में खड़ा हुआ था। इस वक्त उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी चेयर पर सीरियस एक्सप्रेशंस लिए बैठा हुआ था। क्या साहिल वेदा कंपटीशन के लिए सच में मान गया? उद्धरण चिन्ह। सामने वाले आदमी के सवाल को सुनते ही महेंद्र अग्रवाल सच बोलते हुए कहता है, हाँ वह मान तो गया है, पर उसे हमारे अग्रवाल खानदान की गोल्ड माइन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी अपनी नाक को सिकोड़ता है और बोलता है, उसकी पैसों को लेकर भूख कुछ ज्यादा ही है, वह बिल्कुल अपने पिता पर ही गया है। क्या उसे यह डर नहीं है कि उसके ज्यादा खाने से वह घुट घुट कर मर भी सकता है? महेंद्र, तुमने इस मामले को अच्छी तरह से संभाला है। तुमने खूबसूरती से अंधा होने की बजाय मुझे घर वापस आकर रिपोर्ट करके बहुत सही काम किया, क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट करने के कारण ही मुझे साहिल वेदा के लिए इतना अच्छा जाल लगाने का मौका मिला। महेंद्र, इस बार भले ही तुम हारो या जीतो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने ये काम करके अग्रवाल खानदान को वैसे ही जीता दिया है। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, अगर हम हार गए तो क्या हमें अपनी अग्रवाल खानदान की गोल्ड माइन सच में उस बच्चे को देनी पड़ेगी? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र के इस सवाल को सुनते ही सामने खड़े आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगर इस कंपटीशन में साहिल वेदा जीतने के लिए सच में बहुत सारे खजानों को निकाल लेता है तो मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि इस बार महाराज सौरभ वेदा की भ्रष्टता से कमाए गए धन और साहिल वेदा की हाई प्रोफाइल हरकत को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब वह समय आएगा तब तुम्हारे अंकल अपने लोगों को साथ में लेकर सौरभ वेदा पर रॉयल कोर्ट में भ्रष्टता का मुकदमा दर्ज कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर जब तुम्हारे अंकल सौरभ वेदा को हरा देंगे तब तुम्हारे अंकल अपने लक्ष्य के और करीब बढ़ जाएंगे, और जब फाइनली कुछ समय बाद वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी को हासिल कर लेंगे तब क्या हार जीत और गोल्ड माइन? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि साहिल वेदा अग्रवाल खानदान की दौलत के सामने जीत पाएगा? उद्धरण चिन्ह। ये सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं महेंद्र अग्रवाल का पिता सुरेंद्र अग्रवाल था। असल में हुआ ये था कि साहिल से शुरू में रिजेक्ट होने के बाद महेंद्र जल्दी से टाइम रहते अपने घर के लिए निकल गया था। यहाँ पहुंचकर उसे अपने पिता सुरेंद्र अग्रवाल से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली थी, जिन इंस्ट्रक्शंस के चलते उसे राहुल को किसी भी तरह गुस्से से या उसकी ईगो को चोट पहुंचाकर उसे इस दौलत के कंपटीशन के लिए मानना था। ये कंपटीशन और कुछ नहीं उसके पिता के द्वारा वेदा खानदान के लिए बिछाया गया जाल था। सुरेंद्र अग्रवाल के हिसाब से वेदा फैमिली उसकी अग्रवाल फैमिली के बिल्कुल भी बराबर नहीं थी। अग्रवाल खानदान की पुश्तैनी दौलत के साथ वह जितना चाहे उतना धन बेझिझक कानून के दायरे में रहते हुए निकाल सकता था, पर वही साहिल वेदा जो इस कंपटीशन में कॉम्पीट करने के लिए धन निकालने वाला था, उस धन का आखिर साहिल वेदा महाराज को क्या जवाब देने वाला था? इसलिए जैसे ही साहिल वेदा ने इस कंपटीशन के लिए हाँ की थी, वैसे ही उसके पिता के अच्छे दिनों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई थी। सुरेंद्र अग्रवाल का मेन टारगेट सौरभ वेदा था। वहीं दूसरी तरफ साल की पहली बर्फबारी के बाद इस वक्त कैपिटल सिटी ऐसी लग रही थी कि किसी ने कैपिटल सिटी को अच्छे तरीके से साफ करके अच्छे से धोया था। वहीं इस साफ कैपिटल सिटी में मेन गेट से एक घोड़ा गाड़ी एंटर करती है, जो पीछे से पर्दों से चारों तरफ से ढकी हुई थी। कैपिटल सिटी में एंटर करते ही उस घोड़ा गाड़ी के पर्दे को अंदर से समीक्षा रावत उठाकर कैपिटल सिटी को देखने लगती है। आखिरी बार जब वह कैपिटल सिटी में आई थी तब वह बच्ची थी। पलक झपकते ही पूरे 10 साल बीत चुके थे, पर आखिर वह यहाँ लौट ही आई थी। कैपिटल सिटी के नज़ारों को देखते हुए अचानक से समीक्षा रावत को कुछ याद आता है, जो याद आते ही वह घोड़ा गाड़ी चला रहे व्यक्ति से बोलती है, अंकल जतिन, मुझे अभी भी याद है कैपिटल सिटी की उत्तरी दिशा में एक मोमोज की शॉप हुआ करती थी। वह वो जगह थी जहां आप और पिताश्री मुझे अक्सर लेकर जाया करते थे। मुझे सबसे पहले वहां जाकर एक प्लेट मोमोज खाने हैं। उद्धरण चिन्ह। जो बात सुनते ही घोड़ा गाड़ी चल रहा ड्राइवर बोलता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये जतिन सिंह दक्ष रावत का पर्सनल गार्ड है, जिसने समीक्षा रावत को छोटे से बड़े होते हुए देखा है। इस वक्त वह समीक्षा रावत के साथ कैपिटल सिटी में वापस आया था। समीक्षा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचते ही समीक्षा को वही 10 साल पुराना मोमोज का स्टॉल दिखाई देता है, जो अभी भी वैसा ही था जैसे 10 साल पहले था। बस फर्क इतना था कि इस स्टॉल की मालकिन बॉस अब अपने सुंदर चेहरे के साथ 40 के दशक में पहुंच चुकी थी।
स्टॉल के पास पहुंचते ही समीक्षा रावत घोड़ा गाड़ी से उतर जाती है और अंकल जतिन को 2 प्लेट मोमोज ऑर्डर करने के लिए कहती है। जैसे ही मोमोज की प्लेट आती है और वो मोमोज चखती है तो वैसे ही उसकी आंखों में खुशी की जगह निराशा को साफ साफ देखा जा सकता था। वैसे उसके पास कैपिटल सिटी की ज़्यादा यादें तो नहीं थी, पर उसे यह जगह इसके टेस्ट के कारण अच्छे से याद थी। हर बार जब भी वह इस जगह को याद करती थी तब उसे हमेशा ये याद आता था कि उसके पिता दक्ष रावत हमेशा ही मोमोज की बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया करते थे कि यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और उसे भी यह और ज़्यादा खाने को बोला करते थे। पर अब जब वह फाइनली इसको दोबारा से खा रही थी तो उसे यह समझ आ रहा था कि यह उतने भी टेस्टी नहीं है जितना उसके पिताश्री बोला करते थे। इन मोमोज के पैसे निराश होकर वह अपने आप को ये बोलने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है, मेरी यादों में पिताश्री हमेशा ही मुझे यहाँ लाया करते थे। इतने सालों बाद मैं इसके टेस्ट को भूल चुकी थी, पर अब जब मैं इसको दोबारा खा रही हूँ तो यह मुझे काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत की इस बात को सुनकर अंकल जतिन बोलते हैं, बेटा ये शुरू से ही ऐसे थे। वह तो बस तुम्हारे पिता इस लेडी बॉस की खूबसूरती पर फिदा होकर इन पर लाइन मारने के लिए ही तुम्हें यहाँ हर बार लेकर आते थे और उसे पटाने के लिए इन मोमोज की इतनी ज़्यादा तारीफ किया करते थे। तुम्हारे पिता इस लेडी हो दिल ही दिल में चाहने लगे थे। इससे पहले कि वह अपनी फीलिंग का इजहार इस लेडी से कर पाते, उससे पहले ही उनका ट्रांसफ़र बॉर्डर पर हो गया था, जिसके बाद वह कभी भी वापस यहाँ नहीं लौटे। उद्धरण चिन्ह। अंकल जतिन की बात को सुनकर समीक्षा को अचानक से सारा मामला समझ आ जाता है। जो समझ आते ही वह अपने सामने खड़ी औरत को देखते हैं जो उसकी लगभग नहीं माँ बन ही चुकी थी। सामने खड़ी औरत को देखते हुए समीक्षा रावत अपने सर को असहाय होकर नामे हिलाते हुए बोलती है, पिताश्री के स्टेटस के चलते भला उन्हें एक औरत को पाने के लिए इतने ज़्यादा कष्ट से होकर गुजरने की क्या ज़रूरत थी। उद्धरण चिन्ह। पर समीक्षा रावत को इसका जवाब खुद ही पता था कि उसके पिता दक्ष रावत एक स्वाभिमानी इंसान हैं, जो एक औरत और आदमी के रिश्तों के मामले में हर बार बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतते हैं और किसी भी बाहरी संसाधन की मामले को सुलझाने में मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फिर चाहे भले ही यह बात दोबारा शादी करने की ही क्यों ना हो, वह कोशिश खुद से ही करना चाहते थे। समीक्षा के सवाल पर अंकल जतिन एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पिता एक भावुक इंसान हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों शांति से बचे हुए मोमोज को खाने लगते हैं। दोनों को ही यह पता था कि फिर पता नहीं एक दूसरे से बिछड़ने के बाद कब है एक साथ कैसे खा पाएंगे। अभी वह दोनों शांति से उन मोमो से उसको खा ही रहे थे कि तभी उनके कानों में आसपास के लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुमने सुना? आखिरी रात प्राइम मिनिस्टर सौरभ वेदा के बेटे साहिल वेदा ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसों को 100 फ्लावर पवेलियन में वहाँ की हेड मैडम मिस यादवी के साथ एक रात बिताने के लिए खर्च किए हैं। उसने एक ही रात में कई लाख सिल्वर मुद्राओं को खर्च कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें बस इतना ही पता है। उस यंग मास्टर साहिल ने उस मैडम को एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट गिफ्ट में दे दिया था, जो एक अद्भुत हेयर पिन थी, जो उसे महाराजा द्वारा उसकी फ्यूचर वाइफ को देने के लिए दी गई थी। उद्धरण चिन्ह। यंग लड़के का यंग होना सच में बिल्कुल व्यर्थ है अगर वह यंग मास्टर साहिल जैसा ना हो। मैंने सुना है कि मिस यादवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत पड़ रही है। वह मिस 100 फ्लावर पवेलियन की हेड मैडम पिछले 3 सालों से लगातार हैं, कुछ कारण तो होगा ना इसके पीछे। मैंने सुना है कि वह सिर्फ दूसरे लोगों से दूर रहकर ही बातचीत करती थी। उन्होंने आज तक कभी भी ना किसी आदमी को कुछ होने दिया था, ना उन्होंने खुद ने छुआ था। पर मिस यादवी के ऐसे बर्ताव से गुस्सा होने की जगह अनगिनत आदमी उनसे मिलने के लिए बेताब थे। उद्धरण चिन्ह। वहीं आसपास की बातों को सुनकर जतिन जैसे ही समीक्षा की ओर देखता है तो वह ये देख सकता था कि उसकी आंखों की भान वक्त वक्त पर ऊपर की ओर उठती जा रही थी। अभी वह भले ही खाना खा रही थी पर उसका सर हद से ज़्यादा नीचे था, जिससे ये पता चल रहा था कि वह आसपास की बातों से भाभी सो रही है। सिचुएशन को बिगड़ते देख अंकल जतिन समीक्षा को समझाते हुए बोलते हैं, मिस, ये सिर्फ अफवाहें जो अक्सर कैपिटल सिटी के लोग एक दूसरे के बारे में फैलती रहती हैं। आपको इन बातों को सीरियस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अंकल जतिन की बात को सुनकर समीक्षा रावत बिना किसी भाव के अपने सर को ऊपर उठकर बोलती है, बिना आग के कभी भी धुआं नहीं उठता है। यह अफवाहें किसी और के बारे में क्यों नहीं फैल रही हैं? वैसे क्या अंकल जतिन आपको भी यह अफवाहें झूठी लग रही हैं? उद्धरण चिन्ह। जो अफवाह सुनते ही अंकल जतिन बिल्कुल शांत हो जाते हैं।
इस वक्त मैं महसूस कर सकते थे कि समीक्षा रावत का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। वैसे साहिल एक प्रसिद्ध प्ले बॉय के रूप में काफ़ी फेमस था, पर समीक्षा रावत तो उससे कभी मिली ही नहीं थी और उसको अच्छे से जाना ही नहीं था, जिसके कारण के दिल में साहिल को लेकर कुछ आशा अभी भी बचे हुई थी। पर आखिर में वह क्या देखती है कि कैपिटल सिटी में एंटर करते ही उसे साहिल के बारे में ऐसी अफवाहें सुनने को मिल रही थी से अभी भला उसका मूड कैसे अच्छा हो सकता था। वहीं समीक्षा रावत फीलिंग्स से आसपास की भीड़ को कुछ भी लेना देना नहीं होता कह अपनी बातें जारी रखते हैं। आखिरी रात मिस यादवी ने सेकंड राउंड में ही यंग मास्टर साहिल को चुन लिया था, जिसके बाद मैंने सुना था कि जन्माष्टमी महेंद्र अग्रवाल ने पूरे 1 मिलियन मुद्राओं को यंग मास्टर साहिल से तीसरे राउंड में कॉम्पीट करने के लिए अपने घर से मंगवाया था। आखिर में मुद्राओं को इस्तेमाल करने का चांस मास्टर महेंद्र को मिला ही नहीं था। इसके कारण उनमें झगड़ा हो गया था। झगड़े के अंत में उन्होंने एक दूसरे से दौलत के मामले में कॉम्पिटिशन 10 दिन बाद करने का डिसाइड कर लिया था। उद्धरण चिन्ह। सच में कल ऐसा भी हुआ था। उद्धरण चिन्ह। और उन्होंने ये रूल भी रखा कि इस दौलत के कंपटीशन में वह चांदी और सोने की मुद्राओं का मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि इस कंपटीशन में इस बात का मुकाबला होगा कि कौन सबसे ज़्यादा दिखावा कर सकता है। जो ज़्यादा दिखावा करने में कहना होगा वही विजेता कहलाया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वैसे अग्रवाल खानदान देश के सबसे अमीर खानदान में से एक है। क्या साहिल वेदा जीत पाएगा? उद्धरण चिन्ह। देश में सबसे अमीर खानदानों में से एक, सबसे अमीर खानदान में होने का मतलब क्या वह जीत गया? यंग मास्टर साहिल के पिता सौरभ वेदा हैं, जो इस राज्य के नंबर 1 ऑफिशियल हैं, सभी उच्च अधिकारियों के हेड हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि वह एक दिन में कितने का मुनाफा कमाते हैं? मेरे हिसाब से तो मुझे डर है कि यंग मास्टर साहिल महेंद्र अग्रवाल को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हराएंगे। उद्धरण चिन्ह। तुमने बिल्कुल सही कहा। कैपिटल के सभी लोग सौरभ वेदा को भ्रष्ट और कपटी मिनिस्टर बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो वह बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाते होंगे। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम्हें क्या लगता है, एक जिले का मजिस्ट्रेट पूरे साल में कितना कमा लेता है? प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही मत करो कि वह कितना कमा लेते होंगे। उद्धरण चिन्ह। इन सभी की बातों को समीक्षा रावत बिल्कुल शांति से सुन रही थी। इन आम लोगों के लिए तो यह बातें सिर्फ फ्री टाइम में टाइम पास करने एक माध्यम है। पर समीक्षा रावत को उनकी बातों से कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है, जिस गलत का अंदेशा होते ही समीक्षा रावत शांति से बोलती है, अंकल जतिन, ये सब बातें तो अभी कल ही रात हुई हैं। आखिर यह सब बातें इतनी जल्दी आम लोगों तक कैसे पहुंच गईं? मुझे तो लगता है कि किसी ने ये खबरें जानबूझकर आम जनता में फैलाई हैं। उद्धरण चिन्ह। अंकल जतिन को ये पता था कि उसे उनकी मिस बहुत ही ज़्यादा समझदार है, कोई भी बातें ना सोचे समझे बिना लोग जी के कभी भी नहीं बोलती हैं, जिसके कारण वह कन्फ्यूजन से पूछता है, तो हमेशा आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वह जिसने यह न्यूज़ फैलाई है? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत स्माइल करती है और बोलती है, ये सौरभ वेदा का कोई राजनीतिक दुश्मन हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मामला फैलेगा उतने ही ज़्यादा सवालों के जवाब सौरभ वेदा को महाराज के देने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही समीक्षा रावत अपने सर को नामे हिलाते हुए एक गहरी सांस छोड़कर बोलती है, ये साहिल वेदा सच में बिल्कुल बेवकूफ़ है। क्या इतना ज़्यादा सबके सामने दौलत को लेकर दिखावटी होने से वह अपने लिए परेशानियों को खुद आमंत्रित नहीं कर रहा है? वह इस दौलत के मुकाबला को जीत भी जाता है तो मुझे ये डर है कि महाराज को इससे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या साहिल वेदा महेंद्र अग्रवाल की इस चाल को समझकर उससे बच पाएगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मज़ा आता है। चैप्टर 12 अपग्रेड, फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 12 अपग्रेड। कोष्टक। प्योहॉट पवेलियन के आलीशान कमरे में साहिल वेदा दोपहर तक सोया रहा। नींद से जागते ही साहिल वेदा साइड में सोई हुई प्यारी यादवी को देखता है। उसको ऐसे देखकर साहिल को भी यह मानना पड़ रहा था कि यह लड़की उसकी सोच से भी कई ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। फिर साहिल वेदा बिस्तर से उठने के लिए यादवी के हाथ को अपने सीने से बहुत ही आराम से साइड करता है और बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चले जाता है। साहिल वेदा के कमरे से जाते ही यादवी अपनी आंखों को खोल लेती है। इस वक्त उसकी आंखों में निराशा को साफ साफ देखा जा सकता था। इस वक्त वह साहिल के मन में उसके प्रति क्या फीलिंग्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी।
पिछली रात उसने अपने एक्शंस के द्वारा साहिल को उसकी फीलिंग्स के बारे में साफ साफ बता दिया था और उसे ये भी विश्वास था कि साहिल को उसकी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया था। पर अंत तक साहिल ने उससे कोई भी वादा नहीं किया था और यही बात उसको अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। पर इस परेशानी में भी उसने साहिल से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और बिना ज़्यादा कुछ बोले सिर्फ रात भर साहिल की पूरी शिद्दत से सेवा की। रात में भी उनके बीच में कोई ज़्यादा सीरियस बातचीत ना हो इसलिए वह जल्दी सो भी गई थी और जब तक साहिल कमरे से चला नहीं गया था तब तक उसने आंखें भी नहीं खोली थी। वह इस हद तक आज्ञाकारी थी कि उसको देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए। अपनी आंखों को खोलने के बाद वह अपने बिस्तर से बहुत ही मुश्किल से उठती है, तैयार होती है और फिर शीशे के सामने बैठकर अपने बालों को बड़े ही आराम से कंघी करने लगती है। अभी वह शीशे के सामने बैठकर बालों को कंघी कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे कमरे के दरवाजे से मैनेजर की आवाज़ सुनाई देती है। यादवी, तुम उठ गई क्या? मैं अंदर आ सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। यादवी जल्दी से जवाब देती है, अंदर आ जाओ दीदी। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर कमरे के अंदर आ जाती है। इस वक्त मैनेजर के चेहरे पर खुशी को साफ साफ देखा जा सकता था। अंदर आते ही मैनेजर जल्दी से यादवी के हाथ को पकड़ती है और खुशी से चिल्लाती हुई बोलती है, यादवी, क्या तुम्हें पता है? यंग मास्टर साहिल अभी बाहर जाने से पहले मेरे पास आए थे। वह मुझसे तुम्हें यहाँ से छुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे थे और 3 मिलियन सिल्वर मुद्राएं भी तुम्हारी रिजर्वेशन के लिए मुझे देकर गए हैं। यादवी, तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे की वाइफ बनने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। ये 3 मिलियन सिल्वर मुद्राओं की कीमत के बैंक नोट्स वही बैंक नोट्स थे जो साहिल ने सैम पंडित से हेयर पिन के जेड बॉक्स के साथ एक वुडन बॉक्स में मंगवाए थे। वैसे तो ये पैसे आखिरी राउंड के लिए साहिल ने मंगवाए थे, पर उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तीसरा राउंड होगा ही नहीं। वहीं मैनेजर की बात को सुनकर यादवी का मुंह शॉक के कारण खुला का खुला रह जाता है। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि साहिल उसको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। यादवी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वह हंसती जा रही थी वैसे वैसे ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरते जा रहे थे। वह मैनेजर को जोर से गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अल्पविराम अल्पविराम। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही साहिल घर लौटता है वैसे ही उसे यह एहसास होता है कि उसके इमोशनल पॉइंट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। डिंग। राघव कुमार को होस्ट से जलन हो रही है। 3 इमोशनल पॉइंट्स प्राप्त हुए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग। अभिषेक पटेल आपसे गुस्सा है। 2 इमोशनल पॉइंट्स प्राप्त हुए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग। गौरव। ये सभी इमोशनल पॉइंट्स उसे उन लोगों से मिल रहे थे जिन्हें वह बिल्कुल भी नहीं जानता था। वैसे उसे दूसरे लोगों से ज़्यादा इमोशनल पॉइंट्स तो नहीं मिल रहे थे, पर इसके बावजूद भी लोगों की ज़्यादा मात्रा के कारण वह बहुत सारे इमोशनल पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेता है। इस वक्त उसके इमोशनल पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इसे उसका सिस्टम टोटल 3 बार लेवल अप हो चुका था। साहिल अपने सिस्टम को खोलकर अपनी डिटेल्स को चेक करता है। होस्ट साहिल वेदा। इमोशनल पॉइंट्स 12,800 पॉइंट्स। लेवल 11। कल्टीवेशन स्टेज स्टार रैंक 7th ग्रेड। कल्टीवेशन तकनीक हेवन अर्थ ग्रेट सोलर सूत्रा। लड़ाई तकनीक जेड ब्रेकफिस्ट लेवल 5 लेवल 5। इस वक्त अभी के पॉइंट्स को देखकर ऐसा भी कहा जा सकता था कि साहिल इतना अमीर आज तक नहीं हुआ था जब से वह इस दुनिया में आया था। वैसे उसने इमोशनल पॉइंट्स को कमाने के लिए पब्लिक में अपनी इमेज तो बहुत ही ज़्यादा खराब कर रखी थी, पर इससे उसे ज़्यादा फायदा नहीं होता था क्योंकि पब्लिक उसके लिए समय के साथ साथ फील करना बंद कर चुकी थी, जिसके कारण ही अब तक वह इमोशनल पॉइंट्स के मामले में इतना ज़्यादा गरीब रहा था। पर इस बार उसने यादवी पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके पब्लिक को अपने लिए कुछ ज़्यादा ही फील करने पर मजबूर कर दिया था। साधारण लोगों के नज़रिए में उसने इतने ज़्यादा पैसे एक खूबसूरत लेडी के साथ सोने में खर्च किए थे कि इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा जलन होने लग गई थी। और ठीक इसी के साथ ज़्यादातर लोग उसे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का समझकर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील भी कर रहे थे। और सभी लोगों की इसी नेगेटिव फीलिंग्स के कारण ही उसे इतने ज़्यादा इमोशनल पॉइंट्स प्राप्त हो रहे थे। इस वक्त वह बिल्कुल भी इन पॉइंट्स को खर्च करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि वह तो अपना ध्यान सिस्टम को इतनी बार लेवल अप करने से प्राप्त हुए इनामों की ओर लेता है। सिस्टम को 3 बार लेवल अप करने से उसे 3 लॉटरी की टिकट्स प्राप्त हुई थी, जिन लॉटरी टिकट्स को पाकर साहिल काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि इन्हीं लॉटरी टिकट्स से उसे कल्टीवेशन तकनीक और मार्शल आर्ट तकनीकें प्राप्त हुई थी, जिनकी प्रैक्टिस वह अभी कर रहा था।
वैसे देखा जाए तो इमोशनल पॉइंट से उसका कल्टीवेशन ग्रेड तो लेवल अप नहीं होता था, पर इमोशनल पॉइंट से प्राप्त हुई चीज़ों से ज़रूर उसका कल्टीवेशन ग्रेड लेवल अप होता था। अगर सही से कहा जाए तो अभी का उसका कल्टीवेशन ग्रेड भी सीधा सीधा तो इमोशनल पॉइंट्स की मदद से नहीं, पर इनडायरेक्टली जरूर इमोशनल पॉइंट्स की मदद से ही लेवल अप हो पाया था। सिस्टम पहली लॉटरी टिकट का इस्तेमाल करो। उद्धरण चिन्ह डिंग। बधाई हो होस्ट साहिल को ओरिजिन ब्रीथ पिल प्राप्त करने के लिए। इसके इस्तेमाल से होस्ट के कल्टीवेशन लेवल को 3 साल की कल्टीवेशन से बढ़ाया जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल अपने सर को नामे हिला देता है, जिससे ये साफ सफा पता चल रहा था कि वह इस पिल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, पर इसके बावजूद भी वह लॉटरी को निकालना जारी रखता है। डिंग। बधाई हो होस्ट साहिल को ब्लैक टोर्टोइस कछुए का ब्लड एसेंस प्राप्त करने के लिए। इसके इस्तेमाल से होस्ट की शारीरिक शक्ति कई गुना से बढ़ जाएगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस बार इस आइटम के मिलने से साहिल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ब्लैक टोर्टोइस का ब्लड एसेंस बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और कीमती आइटम है। अगर एक मार्शल आर्टिस्ट इसको ग्रहण कर ले तो इससे उसके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। यह ऐसी चीज़ थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। फिर वह इस बड़ी स्माइल के साथ अपनी तीसरी लॉटरी को भी निकालता है। डिंग। बधाई हो होस्ट साहिल को एक मिलिट्री सैन्य फॉर्मेशन ट्रैप फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस फॉर्मेशन को प्राप्त करते ही साहिल की भौहें आपस में जुड़ जाती हैं। इस दुनिया में मिलिट्री फॉर्मेशंस जर्नल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी। एक पावरफुल मिलिट्री फॉर्मेशन से एक जनरल अपने सैनिकों को कई तरह के शक्ति बूस्ट, मैजिकल पावर्स आदि दे सकता था। सीधा सीधा कहा जाए तो यह मिलिट्री फॉर्मेशंस अपने सैनिकों को ताकतवर बनाने के लिए थी, पर इन मिलिट्री फॉर्मेशंस की टाइम लिमिट्स भी होती थी, जिन लिमिट्स के कारण फॉर्मेशन अपने सैनिकों को कुछ पल के लिए ही शक्ति प्रदान कर सकती थी। जो टाइम लिमिट्स अक्सर एक युद्ध के परिणामों को पूरा बदलने के लिए काफ़ी होती थी। पर अभी यह फॉर्मेशन राहुल के किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि वह कोई जनरल नहीं था। खैर छोड़ो इसको, मैं इसे संभाल कर रख लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फॉर्मेशन को संभाल कर रखने के बाद साहिल उस पिल को और उस ब्लड एसेंस को बिना हिचकिचाए खा लेता है। इन दोनों को खाने के तुरंत बाद ही उसे अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार जंगली तरीके से तेज होता हुआ सा महसूस होता है। शरीर के अंदर जाते ही वो पिल आध्यात्मिक ऊर्जा के धागों में अलग होकर उसके शरीर के साथ जुड़ जाती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और रही बात ब्लड एसेंस की, तो वह साहिल की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से ऑब्जॉर्ब करते हुए उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में समाहित हो रहा था, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था। फिर लगभग 2 घंटे के बाद राहुल का दर्द खत्म हो जाता है और वह अपनी आंखों को खोल लेता है। उसकी आंखों को खोलते ही उसकी आंखों में एक सफ़ेद रोशनी चमकती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। अपनी आंखों को खोलते ही राहुल अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर एक मुक्का हवा में जोर से चला देता है, जिससे हवा में जो खतरनाक वेव उत्पन्न होती है, उसकी ताकत को फील करते हुए साहिल को ऐसा महसूस होता है कि अगर उसके मुंह के सामने इस वक्त कुछ मौजूद होता तो वह पक्का ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। इस वक्त अपनी ताकत से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की इच्छा को कंट्रोल करते हुए राहुल एक गहरी सांस लेकर अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को शांत करता है। फिर अपने आप को पूरी तरह से शांत करने के बाद राहुल अपना ध्यान मार्शल आर्ट तकनीकों को अपग्रेड करने की ओर करता है। जेड ब्रेक फिस्ट को लेवल 6 पर अपग्रेड करने के लिए 3500 इमोशनल पॉइंट्स की ज़रूरत है। क्या आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपग्रेड। उद्धरण चिन्ह। 1/सेबर तकनीक को लेवल 6 पर अपग्रेड करने के लिए 4000 इमोशनल पॉइंट्स की ज़रूरत है। क्या आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपग्रेड। उद्धरण चिन्ह। जेड ब्रेक फिस्ट को लेवल 7 पर अपग्रेड करने के लिए 7200 इमोशनल पॉइंट्स की ज़रूरत है। क्या आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 1/सेबर तकनीक को लेवल 7 पर अपग्रेड करने के लिए 8500 इमोशनल पॉइंट्स की ज़रूरत है। क्या आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शुरू में तो उसे अपने इमोशनल पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे, पर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने बाद जब उनके अगले अपग्रेड के इमोशनल पॉइंट्स की मात्रा को वह देखता है तो उसे सच्चाई का एहसास होता है कि उसकी इमोशनल पॉइंट्स असल में बहुत ही ज़्यादा काम थे।
जिनके कारण वह आखिर में सिर्फ अपनी दोनों मार्शल आर्ट तकनीकों को सिर्फ लेवल 6 तक ही अपग्रेड करने में सक्सेसफुल हो पाया था। पर इस अपग्रेड से साहिल पूरी तरह से संतुष्ट था। हालांकि अभी उसका कल्टीवेशन ग्रेड में लेवल अप नहीं हुआ था, पर उसकी ताकत कई गुना से बढ़ चुकी थी। अभी वह अपनी ताकत को ऑब्जर्व ही कर रहा था कि ठीक तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर से नाला की आवाज़ सुनाई देती है। यंग मास्टर, अभी यहाँ पर कोई राजमहल से आया है जो चाहता है कि आप राजमहल में आएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही साहिल अपने चिन्ह को पकड़ते हुए सोचता है, राजमहल से बुलावा, पर किस लिए? उद्धरण। ऑफ कोर्स अभी उसको ये पता था कि उसे अपने सवालों का जवाब राजमहल जाए बिना नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह इस बारे में ज़्यादा ना सोचकर तुरंत ही नाला से पूछता है, मेरे पिताश्री कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। मास्टर सुबह सुबह रॉयल कोर्ट के लिए निकले थे, पर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओके, तो फिर ठीक है, मैं अभी राजमहल जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था। राज्य का प्रधानमंत्री होने के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। उसका काम। चैप्टर 13 पहली मुलाकात। फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 13 पहली मुलाकात। कोष्टक। राजमहल में साहिल वेदा अम्बेसडर लोकेश कुमार के पीछे चलते हुए हॉट पैलेस हॉल में पहुंच जाता है, जहां अभी ज़िया साम्राज्य का सम्राट राघवेंद्र शाह निवास कर रहा था। जैसे ही साहिल पैलेस के अंदर एंटर करता है, वैसे ही उसे सामने राघवेंद्र शाह सोफे पर आराम करता हुआ दिखाई देता है, जिसके पास में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगभग उसी की उम्र की लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही राघवेंद्र शाह साहिल वेदा को एंटर करते हुए देखता है, तो वैसे ही वह स्माइल करते हुए बोलता है, साहिल वेदा, जल्दी से यहाँ आओ और अपनी फ्यूचर वाइफ समीक्षा रावत से मिलो। उद्धरण चिन्ह। राघवेंद्र शाह के इतना बोलते ही साहिल वेदा और समीक्षा रावत दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। साहिल वेदा को देखते हुए समीक्षा रावत अपने मन में सोचती है, साहिल वेदा दिखने में तो अच्छा है, पर कितनी बुरी बात है कि यह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। उद्धरण। वही समीक्षा रावत को अपने सामने देखकर साहिल वेदा भी अपने मन में सोचता है, खूबसूरत तो बहुत है, पर कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि यह एक इंसानी कसाई है। उद्धरण। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बारे में अपनी अपनी राय तो बना रहे थे, पर उस राय को वह अपने चेहरे पर नहीं दिखने दे रहे थे और अपने चेहरे पर मुस्कान को बरकरार रख रहे थे। वहीं उन दोनों के हेलो बोलने के बाद सम्राट स्माइल करता है और अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है, सौरभ वेदा और दक्ष रावत दोनों ही बहुत लंबे समय से मेरे विश्वसनीय सहायक रहे हैं, जिन्होंने मेरी हर मुश्किल में मेरी हिस्से की सभी जिम्मेदारियों को सही से निभाने में मेरी मदद की है। और अब जब उन्हीं की तरह उनके बच्चे तुम दोनों भी जवान और काफ़ी समझदार हो चुके हो, तो अब मैंने भी सौरभ वेदा और दक्ष रावत की एक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने का डिसाइड किया है, जिसके चलते मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हुए तुम्हारी शादी को फिक्स किया है। अभी कुछ ही दिनों में मैं मिनिस्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस को बोलकर एक अच्छी सी डेट तुम्हारे मैरिज फंक्शन के लिए निकलवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभी राघवेंद्र शाह ने अपनी बात को खत्म किया ही था कि तभी समीक्षा रावत अपने हाथों को जोड़ लेती है और बोलती है, महाराज प्लीज एक बार फिर से इस शादी के बारे में अच्छे से सोच लीजिए। उद्धरण चिन्ह। नोट। यहाँ हाथ जोड़ने का मतलब एक हाथ की मुट्ठी को एक हाथ से जोड़ना है, जैसे मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे को लड़ाई से पहले हेलो बोलते हैं। कोष्टक। इस बात को सुनते ही राघवेंद्र शाह की आंखें छोटी हो जाती है और वह हल्की की आवाज में पूछता है, क्यों? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत साहिल की तरफ देखती है और बोलती है, महाराज मैं आज ही कैपिटल सिटी में आई हूँ और आते ही मुझे पता लगा है कि यंग मास्टर साहिल ने अपनी पिछली रात 100 फ्लावर पवेलियन में बिताई है। उद्धरण चिन्ह। राघवेंद्र शाह स्माइल करते हुए बोलता है, अरे समीक्षा, साहिल शुरू से ही प्लेबॉय रहा है, पर यह ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वक्त के साथ साथ साहिल अपने आप ही सुधर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वही महाराज की इस बात को सुनकर समीक्षा रावत बिना सभ्य बर्ताव किए आगे बोलती है, पर यंग मास्टर साहिल ने पिछली एक रात में ही एक मैडम के ऊपर लाखों सिल्वर मुद्राएं खर्च दी थीं। उद्धरण चिन्ह। महाराज, इतनी सिल्वर मुद्राओं से आप कितनी बॉर्डर आर्मी का विकास कर पाते? इतनी सिल्वर मुद्राओं से आप कितनी नॉर्मल जनता का पेट भर सकते थे? पर वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर साहिल में सिर्फ एक ही रात में इतनी सिल्वर मुद्राओं को खर्च दिया। मैं यंग मास्टर साहिल के इस डिसीजन और इस बिहेवियर से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा की बात को सुनकर राघवेंद्र शाह अपने सर को नामे हिलाता है और बोलता है, समीक्षा तुम इस बात को इस तरीके से नहीं देख सकती। वह पैसा जिनका है
वह उनकी मर्जी है कि उन्हें अपने पैसों को कैसे खर्चना है। ज़िया साम्राज्य में बहुत से अमीर लोग हैं, पर हम उनको इस बात के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते कि वह अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर आर्मी और जनता की मदद करें, है ना? उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ साहिल ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि समीक्षा रावत यहाँ आने से पहले उसके बारे में अपना पूरा होमवर्क करके आएगी। चलो, उसके लिए तो अच्छा है कि उसे अब समीक्षा रावत के सामने और भी ज़्यादा बुरा बनने की एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी साहिल समीक्षा रावत की शिकायतों को सुनकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से समीक्षा रावत सम्राट से एक सवाल पूछती हुई बोलती है, महाराज, मैंने सुना है कि आपने साहिल को एक ब्लू सी स्टार जेड हेयर पिन उसकी फ्यूचर में होने वाली वाइफ के लिए दिया था। महाराज, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत की इस बात को सुनकर राघवेंद्र शाह सर को हाँ में दिला देता है और महाराज के इस सवाल का जवाब हाँ में देते ही समीक्षा रावत गुस्से में बोल पड़ती है, पर महाराज, साहिल वेदा ने वह ब्लू सी स्टार जेड हेयर पिन कल रात प्योहर पवेलियन की मैडम को दे दी थी। साहिल को हमारे बीच में फिक्स हो चुकी शादी के बारे में बहुत पहले से ही पता था, पर इसके बावजूद भी उसने ये हरकत की। क्या इसने कभी मुझे सीरियसली भी लिया है? उद्धरण चिन्ह। और अपने शब्दों को खत्म करते ही समीक्षा रावत की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वह तुरंत ही जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने सर को झुकाते हुए बोलती है, महाराज, ये लड़की आपसे भीख मांगती है, प्लीज मेरी साहिल वेदा से होने वाली इस शादी को कैंसिल कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा की इस बात को सुनकर महाराज जी कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं और साहिल को नाखुशी से देखने लगते हैं। साहिल वेदा, इस बार तुम अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हो। उद्धरण चिन्ह। महाराज की इस बात को सुनकर साहिल अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, महाराज, मैं अपनी गलती को समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। साहिल अपनी इस गलती को महाराज के सामने स्वीकार करके सजा पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, पर साहिल वेदा जो महाराज की सजा देने का इंतजार कर रहा था, वह अगले ही हैरान रह जाता है क्योंकि महाराज ने उसकी इस गलती को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और गुस्सा होने की जगह स्माइल करते हुए अपनी जगह से उठकर समीक्षा रावत के पास जाकर उसको अपने हाथों से उठाते हैं और एक स्माइल के साथ उसे समझाते हुए बोलते हैं, समीक्षा, साहिल अभी जवान और कुछ ज्यादातर ही भावुक इंसान है। अब तुम ही देखो, अगर वह प्योहर पवेलियन की एक मैडम को पसंद करते हुए उसे इतनी कीमती चीज सकता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि साहिल अपने रिश्तों को महत्व देने वाला इंसान है। सोचो, अगर वह एक मैडम के लिए इतना कर सकता है तो वह तुम्हारे लिए कितना करेगा जो उसकी पत्नी होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये कैसा रहेगा? तुम अभी के लिए कैपिटल सिटी में ही रुक जाओ, और रही बात शादी की तो हम तुम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने का इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद हम भविष्य में शादी की बात कर सकते हैं। ये सुझाव कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। और जब आखिरकार सम्राट ही अपना एक कदम पीछे ले चुका था तो समीक्षा रावत इस सुझाव से अब और मना नहीं कर सकती थी। समीक्षा रावत को अपनी बात मानते देख ज़िया साम्राज्य का सम्राट राघवेंद्र शाह साहिल की तरफ घूमकर अपनी आवाज में सीरियस टोन के साथ बोलता है, साहिल, अब तुम भी बड़े हो चुके हो। तुम्हारा अब घर पर सारा दिन रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कैसा रहेगा कि तुम भी उत्तरी जिले के पेट्रोलिंग ऑफिस को समीक्षा के असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करके अपने आप को थोड़ा ट्रेन कर लो। इससे तुम दोनों को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहने का भी मौका मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। राघवेंद्र शाह की इस बात को सुनते ही साहिल तुरंत अपने हाथ को जोड़कर सर झुकाकर बोलता है, जी महाराज। उद्धरण चिन्ह। साहिल की इस बात को मानते ही राघवेंद्र शाह उनको वहां से भेजते हुए बोलता है, चलो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मैं दिन भर के काम से आज कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा और समीक्षा रावत अपने सर को झुकाकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वह दोनों उस रूम से चले जाते हैं, ठीक वैसे ही राघवेंद्र शाह गहरी सोच में डूब जाता है। जिस गहरी सोच में डूबते हुए वह कुछ पल के बाद वह पूछता है, तुम इन दोनों बच्चों के बारे में क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। राघवेंद्र शाह के इतना बोलते ही अंधेरे कोने में से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है, या सही से कहा जाए तो प्रकट होता है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि वह वहां हमेशा से मौजूद हो, पर ऐसा भी था कि वह वहां कभी मौजूद भी नहीं था। इस वक्त उस बूढ़े व्यक्ति का पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जो देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी मौत का प्यारा हो सकता है, पर वहीं उसकी आंखों की तेज चमक को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति जवाब देते हुए बोलता है, यंग मास्टर, साहिल बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। उसकी उम्र में
उसकी कल्टीवेशन स्टेज के ज़्यादातर लोग ज़िया साम्राज्य में मौजूद नहीं है। पर इससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय बात यह है कि साहिल ने अपने आप को पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह ढाला हुआ है और उसका कल्टीवेशन ऑरा भी पूरे तरीके से छिपा हुआ है। उसको इन खूबियों के कारण एक बेहतरीन षड्यंत्रकार माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर सम्राट राघवेंद्र शाह के होंठ भी ऊपर की ओर मुस्कान में मुड़ जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि मैंने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साहिल अपनी कल्टीवेशन को इतनी गहराई से छुपा सकता है। अगर मैंने उसे आज यहाँ पर नहीं बुलाया होता तो मुझे उसकी इस कल्टीवेशन के बारे में कभी पता ही नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलकर वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, वह कपटी है, सहन करने वाला है और टैलेंटेड है। वह एक बहुत ही अच्छा बीज है जो भविष्य में एक विशालकाय वृक्ष बन सकता है। पर यह कितनी बदकिस्मती की बात है कि वह भी अपने पिता की तरह ही हर मामले के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है। अरे उन दोनों को ये समझना चाहिए कि जितना वह मुझे छोटी सोच वाला समझते हैं, मैं असल में इतनी छोटी सोच वाला नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने सर को ना में हिलाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, महाराज आपकी सोच किसी महासागर जितनी गहरी है जिसको नॉर्मल लोग कभी भी नहीं समझ सकते। वैसे महाराज मुझे इस बात का डर है कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर यंग मास्टर साहिल ने ही समीक्षा से शादी करने से मना कर दिया तो। उद्धरण चिन्ह। सम्राट राघवेंद्र शाह स्माइल करता है और बोलता है, जब एक हैंडसम आदमी किसी खूबसूरत औरत के साथ दिन रात समय बिताता है तो उन दोनों में चीजें अपने आप ही बदल जाएंगी। और वैसे भी यहाँ यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वह शादी करना चाहता है कि नहीं, उसे यह शादी करनी ही पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा के बारे में बात खत्म करने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, और रही बात समीक्षा रावत की तो वह जब से राजमहल में एंटर की थी तब से लेकर अब तक वह यहाँ से चली नहीं गई, तब तक उसकी हर चाल षड्यंत्र से भरी हुई थी। हालांकि वह सम्राट से अपनी शादी को तो कैंसिल नहीं करवा पाई पर शादी की डेट को आगे खिसका कर उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लिया। वह सच में दुश्मन के किले को छोटी सी सेना की टुकड़ी लिए जीतने के काबिल है। उद्धरण चिन्ह। इस बूढ़े व्यक्ति की इस बात को सुनते ही सम्राट राघवेंद्र शाह अपनी भौं को उंगलियों से रगड़ते हुए सीरियस आवाज में बोलता है, यह उसकी वही समझदारी है जिसने दक्ष रावत को इस शादी वाले मामले में इतना शांत रखा हुआ है। और वैसे भी उसको ये पता है कि मैं सिर्फ उसको कैपिटल सिटी आने पर ही मजबूर कर सकता हूँ, शादी रिलेटेड चीज़ों को लेकर नहीं। उद्धरण चिन्ह। अभी मेरे ऑर्डर को मानकर वह शांति से कैपिटल सिटी में मेरी रिस्पेक्ट करते हुए आ गई है तो मुझे तो उसको एक चांस देना चाहिए। अगर यह शादी नहीं हो पाती तो हम उसके लिए दूसरा परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढेंगे। पर मुझे लगता है कि ये दोनों षड्यंत्रकारों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ सही रहेगी। मजा तो तब आएगा जब यह एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों को चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम। वहीं इस वक्त साहिल वेदा और समीक्षा रावत एक साथ राजमहल से जाते जा रहे थे। उन दोनों में से इस सफर में कोई भी नहीं बोलता है, पर जैसे ही वह दोनों राजमहल को छोड़ते हैं वैसे ही समीक्षा रावत आखिरकार बोलती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत की इस बात को सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है और वह अपने मन में बोलता है, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर अपनी सोच से बिल्कुल अलग वह स्माइल करते हुए बोलता है, लेडी समीक्षा, मैं कल अपने घर में मेरी पहली कॉन्क्यूबाइन लेकर आ रहा हूँ। जिस खुशी में मैंने अपने घर पर पार्टी रखी है, क्या आप वहां आना चाहेंगी? उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वह सम्राट के सामने गुस्सा होने की एक्टिंग और रोने की एक्टिंग कर रही थी, पर इस वक्त उसका सच में रोने का मन कर रहा था। अभी साहिल वेदा का क्या मतलब था? अभी अभी उनकी शादी फिक्स हुई थी, पर इसके बावजूद भी साहिल कल एक कॉन्क्यूबाइन को लेने जा रहा है। चलो जा तो रहा है एक पल के, ठीक है, पर वह उसको भी इनवाइट कर रहा है। समीक्षा रावत गुस्से से अपनी नाक को सिक्योरिटी हुए वहां से घूमकर जाने लगती है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त उसने जाते हुए साहिल से कुछ भी नहीं बोला था। वैसे इस वक्त उसे साहिल के इस बिहेवियर से गुस्सा होना चाहिए था, पर वह इसके इस बिहेवियर से मन ही मन में खुश थी, क्योंकि साहिल के भी वैसे उसे भी ऐसा पता लग रहा था कि वह भी उससे शादी नहीं करना चाहता है। ये समझ आते ही समीक्षा रावत को अपने दिल में हल्की सी निराशा होती है। ऐसा इंसानी नेचर के कारण होता है, क्योंकि एक इंसान के लिए दूसरों को रिजेक्ट करना तो ठीक है, पर दूसरों से रिजेक्ट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। वही समीक्षा को शांति से जाते हुए देख साहिल को उसे इतनी आसानी से खुशी खुशी जाने देने का मन नहीं था।
जिसके कारण वह पीछे से चिल्लाता है, लेडी समीक्षा, तुम मुझे पहले ही बता दो कि तुम कल मेरे घर फंक्शन में आओगी कि नहीं। और अगर तुम आखिरी मिनट पर आने का सोच रही तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मेरी फैमिली में एक्स्ट्रा चेयर और खाने की थाली नहीं होगी। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उस वक्त आपको अपनी गोद में बिठाकर भी अपने हाथों से भी खिला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं इस बात को सुनते ही समीक्षा रावत अपने सर को बिना घुमाए ही अपने लाल चेहरे के साथ वहां से तेज कदमों के साथ भाग जाती है। उसको ऐसे भागते देख साहिल अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, बस ऐसे ही शर्मा गई। उद्धरण चिन्ह। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, और क्या साहिल और समीक्षा रावत की शादी हो पाएगी? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नॉवल के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 14 भाइयों में झगड़ा, फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 14 भाइयों में झगड़ा। कोष्टक, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। समीक्षा रावत अपने होटल रूम में पहुंचकर बेड पर गुस्से से बैठते हुए यही शब्द अपने मुंह में बड़बड़ाए जा रही थी। अभी समीक्षा रावत साहिल पर गुस्सा हो ही रही थी कि तभी उसके कमरे में अंकल जतिन एंटर करते हुए उसे परेशान देख उससे पूछते हैं, समीक्षा तुम इतनी परेशान, सिचुएशन कैसी है? उद्धरण चिन्ह। अपने अंकल जतिन को देखकर समीक्षा रावत अपने आप को शांत करती है और जवाब देती हुई बोलती है, महाराज शादी को स्थगित करने के लिए तो तैयार हो चुके हैं, पर शादी को कैंसिल करने के लिए नहीं। और अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी शादी साहिल से नहीं भी होती है तो महाराज मेरी शादी पक्का कैपिटल सिटी में किसी और से करवा देंगे। इसलिए हमें एक बार में एक ही कदम उठाना चाहिए। इसलिए पहले हमें शादी को जितना हो सके उतना स्थगित देरी करने की कोशिश करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलते ही वह अपने अंकल जतिन को निर्देश देते हुए बोलती है, जतिन अंकल, आपको कैपिटल सिटी के उत्तरी भाग में हमारे रहने के लिए एक घर ढूंढना होगा। मुझे डर है कि हमें कैपिटल सिटी में अभी कुछ समय तक रुकना होगा। कल मुझे उत्तरी पेट्रोल गॉड स्टेशन में अपनी पोजीशन को भी एक्सेप्ट करना होगा, जिसके कारण पहले से ही घर के होने से हमें वहां बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। अंकल जतिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, फिर मैं अभी जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ अब तक साहिल वेदा भी अपने घर के बाहर पहुंच चुका था। जैसे ही साहिल वेदा अपने घर में एंटर करता है, वैसे ही घर का गार्ड उसके पास आकर उसे धीरे से बोलता है, थर्ड यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर घर वापस आए हैं। उन्होंने मुझसे आपके वापस आने पर आपको उनकी आपसे मिलने की इच्छा को बताने को कहा था। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा की आंखों की एक भान ऊपर की ओर उठ जाती है। इस घर में उन तीनों भाइयों में से वही अकेला अभी रह रहा था। सबसे बड़ा बेटा आकाश वेदा और दूसरा सबसे बड़ा बेटा युवराज वेदा पहले ही इस घर को अकेले अलग अलग बसने के लिए छोड़ चुके थे। और उन दोनों का सौरभ वेदा के साथ पिता और बेटे का रिश्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं था। वह कभी कभी ही घर वापस आते थे। और रही बात उन भाइयों के रिश्ते की, तो वह तीनों भाई भी एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे। वह तीनों भाई असल में 3 अलग अलग माँओं से जन्मे थे। उस गौर की बात को सुनकर साहिल ठीक है बोलता है, और इतना बोलकर वह फ्रंट हॉल की तरफ चल देता है। फ्रंट हॉल में पहुंचते ही वह आकाश वेदा को वहां चेयर पर बैठे हुए देखता है। आकाश वेदा साहिल से बस कुछ ही साल बड़ा था और उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस भी कुछ कुछ मिलते थे। साहिल को अंदर आता देख आकाश वेदा अपनी चेयर से बिल्कुल सीधे सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ खड़े हो जाता है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने पहुंचते हैं तो वैसे ही सबसे पहले साहिल बात को शुरू करते हुए बोलता है, क्या बड़े भैया आप मुझे ढूंढ रहे थे? उद्धरण चिन्ह। आकाश वेदा साहिल के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी सर्द आंखों से पूरे गुस्से में साहिल वेदा को देखते हुए बोलता है, देखो तुमने किस तरह के महान काम कर दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, मैंने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। साहिल के इस सवाल पर आकाश वेदा और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने क्या किया है? तुम क्यों अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? आखिरी रात तुमने 100 फ्लावर पवेलियन की एक मैडम पर लाखों सिल्वर मुद्राओं को खर्च करके उन मुद्राओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तुमने तो यहाँ तक कि उस मैडम को महाराज के द्वारा दिया गया स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी दे दिया है। और इतना करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब तुम महेंद्र अग्रवाल से दौलत में कंपटीशन करना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम इसी तरह से बर्ताव करते रहे तो
तुम अपने साथ साथ हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दोगे। आज से तुम्हारा 100 फ्लावर पवेलियन में जाना बिल्कुल बंद है। और किसी को अभी भेजो उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट को लेने के लिए जो तुम्हें महाराज ने दिया था। और रही बात महेंद्र अग्रवाल की, तो तुम अभी उसके पास जाकर उससे माफी मांगो और इस मामले को किसी भी तरह से शांत करो। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही आकाश वेदा ने बोलना शुरू किया था, वैसे ही साहिल चेयर पर बैठ गया था और जैसे जैसे वह आकाश वेदा की बातों को सुनते जा रहा था, वैसे वैसे ही उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव आते जा रहे थे, जिन भावों के साथ वह चेयर पर बैठे हुए ही अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को चढ़ा लेता है। फिर जैसे ही आकाश वेदा अपनी बात को खत्म करता है, वैसे ही साहिल अपनी नाक को सिकुड़ते हुए अपनी आंखों को घुमाकर बोलता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? क्या मैंने तुम्हारे पैसों को खर्च किया है? क्या महाराज ने तुम्हें वो ब्लू सी जेड हेयर पिन दी थी? क्या मैंने तुमसे महेंद्र अग्रवाल को हराने के लिए मदद मांगी? आखिर तुम्हें मेरी ऐसी आलोचना करने का अधिकार किसने दिया? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त साहिल वेदा आकाश वेदा से थोड़ा गुस्सा था। उसने जैसे ही आकाश वेदा से बात करना शुरू किया था, वैसे ही आकाश वेदा ने उससे कमांडिंग टोन में बात करना शुरू कर दिया था और उससे अपनी इच्छाओं के हिसाब से ही कार्य करने को बोल रहा था। इस चीज ने उसको बहुत ही ज्यादा नाखुश कर दिया था, जिसके कारण ही वह अभी बिना हिचकिचाए आकाश से बहस कर रहा था। आकाश वेदा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, पिताश्री भी महाराज की सद्भावना का फायदा उठाते हुए रूल्स को पूरी तरह से तोड़ते हुए दूसरों को लूट रहे हैं और भ्रष्टता से पैसे कमा रहे हैं। और उन्हीं की तरह उनका बेटा भी सभी रूल्स को तोड़ते हुए अपनी इच्छा अनुसार मनचाहे पैसों को खर्च कर रहा है और मनोरंजन स्थलों की मैडमों को बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा है। अगर तुम दोनों ऐसा ही करते रहे तो मेरी वेदा फैमिली कितने दिनों तक टिकेगी? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आकाश वेदा साहिल वेदा के साथ साथ अपने पिता सौरभ वेदा से भी बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हिसाब से तो सौरभ वेदा के द्वारा किए जाने वाले काम बहुत ही ज्यादा गलत थे। साहिल वेदा आकाश वेदा की बात को सुनकर अपने सर को दाहिनी तरफ झुकाते हुए एक स्माइल के साथ बोलता है, ओह, तो तुम डर चुके हो? उद्धरण चिन्ह। डर मुझे किस चीज से? उद्धरण चिन्ह। तुम इस बात से डरते हो कि तुम्हारे भ्रष्ट पिता किसी दिन अपनी पोजीशन से गिर जाएंगे। तुम इस बात से डरते हो कि तुम्हें सपोर्ट करने वाला तब कोई भी नहीं होगा। तुम इस बात से डरते हो कि तुम्हें भी अपने पिता की वजह से सजा मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह। फिर साहिल वेदा आकाश वेदा का आगे मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है, तुम बस इस बात की चिंता है कि हमारी वजह से तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा की इस बात को सुनते ही आकाश वेदा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मैं आकाश वेदा बिल्कुल सही, सच्चा और नैतिकता के साथ खड़े रहने वाला इंसान हूँ। मैंने अपने दम पर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को जीत का टाइटल हासिल किया था। मुझे वेदा फैमिली की हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आकाश वेदा के हिसाब से उसने खुद के दम पर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीतकर टाइटल को हासिल किया था और आज वह जिस मुकाम पर खड़ा था, उसके हिसाब से ये मुकाम भी उसने खुद की ही मेहनत से हासिल किया था। आकाश वेदा की बात को सुनते ही साहिल अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है, हा हा हा, हा हा हा, अरे हा हा हा, अरे तुम तो मुझे हंसा हंसा कर ही मार दोगे। इस वक्त साहिल इतनी जोर से हंस रहा था कि उसके लिए सांस लेना भी अब मुश्किल हो चुका था। फिर कुछ पलों के बाद साहिल अपने आप को किसी तरह से शांत करने में कामयाब हो जाता है और आकाश वेदा से दोबारा सवाल पूछता है, ओह, तो तुमने खुद के दम पर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीता है? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस कल्टीवेशन तकनीक की प्रैक्टिस करते हो वह कहाँ से आई? तुमने जो बचपन से अपनी कल्टीवेशन के वक्त अनगिनत आध्यात्मिक खजानों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां का इस्तेमाल किया है, वह सब कहाँ से आया? तुम क्या सोचते हो कि जिन पिताश्री के द्वारा लाए गए एक पद से तुमने विद्या को प्राप्त किया, वह विद्या फ्री में थी? उद्धरण चिन्ह। और तो और, क्या वह पिताश्री नहीं थे जिन्होंने तुम्हारी शादी पर खर्च किया? क्या तुम अभी जिस घर में रह रहे हो वह पिताश्री द्वारा नहीं दिया गया? आखिर तुम्हारे पास इन शब्दों को बोलने की हिम्मत कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त साहिल वेदा को आकाश वेदा पर, उसके घमंडी बिहेवियर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले तो बातचीत कम होने के कारण वह अपने भाइयों को ऐसा वैसा बर्ताव करने देता था और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देता था, पर आज जब वह उसके बारे में, उनके पिता के बारे में इतना सब कुछ बोल रहा था, तो उसको बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, जिसके कारण उसने आकाश को आज कड़वी हकीकत से रूबरू बिना किसी रिस्पेक्ट के करवा दिया था।
फिर साहिल वेदा तिरस्कारपूर्ण नजरों से आकाश वेदा को देखते हुए आगे बोलता है, तुमने पिताश्री के द्वारा दी गई चीजों को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया है और उनके फायदों का पूरा पूरा लुत्फ उठाते हो, पर बाद में पिताश्री के काम की ही ऐसी निंदा करते हो। तुम सच में एक एहसान फरामोश पुत्र हो। उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे बताओ कि अगर तुम सौरभ वेदा के पुत्र नहीं होते तो क्या तुम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीतकर टाइटल को हासिल कर पाते? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी कैपिटल सिटी में ही रह पाते? अरे पिताश्री के सपोर्ट के बिना तो तुम्हें पक्का बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया गया होता। वैसे तुम्हें भी यह बातें अपने दिल में जरूर पता होंगी, क्योंकि अगर तुम्हें यह बातें नहीं पता होती तो तुम अभी यहाँ नहीं आते और मुझे यह नहीं समझा रहे होते कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी हो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद साहिल वेदा अपनी चेयर से खड़ा होकर अंगड़ाई लेता है, फिर स्माइल करता है और बोलता है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। तुम पिताश्री से बात कर सकते हो, शायद वही तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए मान जाएं। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलने के बाद साहिल वेदा वहां से घूम कर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश वेदा, जिसकी मन की बात पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी, उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। इस वक्त उसे अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी। फिर वो गुस्से में खड़ा होता है और साहिल पर दहाड़ता है, दुष्ट, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाकर ही रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलते ही आकाश साहिल की तरफ उसके कंधे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। साहिल के पास पहुंचते ही आकाश अपने एक हाथ में थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए उस हाथ को बिजली सी फुर्ती से साहिल के कंधे की तरफ बढ़ा देता है। आकाश की यह चाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ और दिखने में नॉर्मल थी। जैसे ही वह साहिल के कंधे को पकड़ने वाला था, वैसे ही अचानक से साहिल घूमकर आकाश वेदा के हाथ पर मुक्का मार देता है। बैंग। उद्धरण चिन्ह। साहिल का मुक्का सीधा जाकर जोर से आकाश वेदा के हाथ से जा टकरा जाता है। इस मुक्के के प्रभाव से आकाश पूरे 3 कदम पीछे चले जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर शॉक को साफ साफ देखा जा सकता था। आकाश ने बचपन से लेकर अभी तक कभी भी साहिल को मार्शल आर्ट तकनीक को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा था, पर अभी इस वक्त साहिल ने उसे अपने एक ही मुक्के से 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। साहिल के मुक्के की फोर्स काफी ताकतवर थी और उसे इस वक्त अपने हाथ पर गर्माहट भी महसूस हो रही थी, जिससे उसे पता चल रहा था कि साहिल का मुक्का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस वक्त दोनों भाइयों ने ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। आकाश वेदा सिर्फ साहिल वेदा के कंधे को जोर से पकड़कर उसे थोड़ा दर्द देना चाहता था, जिसके पीछे उसका कोई भी बुरा इरादा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ साहिल भी आकाश को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इस वक्त हमले के एक ही आदान प्रदान से आकाश को ये पता लग चुका था कि उसका छोटा भाई बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इस वक्त साहिल वेदा का ऑरा अभी कुछ देर पहले के उसके ऑरा से बिल्कुल अलग था। इस वक्त उसके ऑरा में हुकूमत को साफ साफ महसूस किया जा सकता था। आकाश वेदा को अब जाकर इस बात का एहसास हो रहा था कि अफवाहों में जितना साहिल को कमजोर बताया गया है, वह उतना कमजोर नहीं है। साहिल वेदा आकाश वेदा को देखता है और सर्द आवाज में बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अगर तुम मुझसे बात नहीं कर पाए तो अब तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। अगर तुम ये कहते हो कि मैं बदतमीज हूँ, तो तुम ही मुझे बता दो कि सभ्य कैसे बना जाता है। वैसे अगर सभ्य लोग तुम्हारी जैसी हरकतें करते हैं तो मैं ऐसा ही सही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभी आकाश वेदा इस बात का जवाब देने ही जा रहा था कि तभी अचानक से साहिल वेदा अपने ऑरा को वापस ले लेता है। इससे पहले कि आकाश वेदा साहिल के ऐसे करने का कारण समझ पाता कि तभी वहां हॉल में सौरभ वेदा एंटर करता है और सर्द आवाज में चिल्लाते हुए उनसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आकाश वेदा अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस साहिल को कुछ सिखा रहा था। उद्धरण चिन्ह। अभी जैसे ही आकाश ने अपनी यह बात खत्म की थी, वैसे ही वहां कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। साहिल वेदा अचानक से जमीन पर गिर चुका था और अपनी बाजू को पकड़ते हुए जमीन पर दर्द से छटपटा रहा था और छटपटाते हुए जोर से चिल्ला रहा था, आउच! ये बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। भैया तुम अभी क्या कर रहे थे? आपने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? पिताश्री मेरी मदद जल्दी से कीजिए, बड़े भाई ने मुझे मारा है। उद्धरण चिन्ह। साहिल की इस हरकत को देखकर आकाश बिल्कुल निशब्द हो गया था। बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हो चुका है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या सौरभ वेदा को साहिल वेदा के नाटक के बारे में पता चल पाएगा?
ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 15 वेदा फैमिली के सीक्रेट्स, फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 15 वेदा फैमिली के सीक्रेट्स। कोष्टक। जैसे ही सौरभ वेदा साहिल वेदा को जमीन पर दर्द के मारे छटपटाते हुए देखता है, वैसे ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह आकाश वेदा को देखता है और चिल्लाते हुए उससे पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा था? तुम क्यों अपने छोटे भाई से लड़ाई कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा सामना कर पाएगा? उद्धरण चिन्ह। आकाश वेदा इस सिचुएशन में खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। वह साहिल के इस बेशर्मी भरे बिहेवियर को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, वह बस नाटक कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। पर उसकी बदकिस्मती, सौरभ वेदा उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसको ही गुस्से से डांटते हुए बोलता है, क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम्हारा छोटा भाई कितने दर्द में है? आखिर तुम कैसे कह सकते कि वह नाटक कर रहा है? दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर आकाश वेदा वहां से जाने से पहले गुस्से से एक नज़र साहिल वेदा को देखता है और फिर घूमकर वहां से चले जाता है। आकाश वेदा को हॉल से जाते देख सौरभ वेदा एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, चलो अब उठ जाओ, तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा तुरंत ही जमीन से खड़े हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तो बस आपको परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स सौरभ वेदा को ये पता था कि साहिल वेदा उसी को परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तो उसने साहिल का नाटक में साथ दिया था। फिर पिता और पुत्र एक दूसरे के सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। सौरभ वेदा बात को शुरू करते हुए बोलता है, मुझे अभी अभी कुछ देर पहले यह बात पता चली है कि तुम अभी अभी महाराज से मीटिंग करके आ रहे हो, जिस मीटिंग में उन्होंने तुम्हें कैपिटल सिटी की उत्तरी पेट्रोल गॉड फोर्स में समीक्षा रावत के अंडर डिप्यूटी कमांडर की पदवी संभालने को दी है, जिसके लिए तुम्हारा 5th रैंक पर होना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलने के बाद सौरभ वेदा अपनी आंखों को छोटा करते हुए साहिल से पूछता है, क्या तुम एक कल्टीवेटर हो? क्या तुमने भी मार्शल आर्ट सीखी है? उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा के मुंह से इस सवाल को सुनकर साहिल वेदा स्तब्ध रह जाता है। अभी उस बेचारे को यह समझ नहीं आ रहा था कि सौरभ वेदा उससे अचानक से यह सवाल क्यों पूछ रहा है, पर अभी की सिचुएशन को देखते हुए वह ईमानदारी से सच बताने का फैसला करता है, जी पिताश्री, मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मैंने भी मार्शल आर्ट सीखी है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, तुमने इस बात को अब तक बहुत अच्छे से छुपाया था, पर तुम्हें मुझसे इसको नहीं छुपाना चाहिए था। मुझे ये डर है कि महाराज ने आज तुम्हें देखकर इस बात को पता कर लिया होगा, वरना महाराज कभी भी तुम्हें ये ऑफिशियल पोजीशन ऐसे ही हवा में नहीं दे देते। महाराज वह शख्स नहीं है जो ऑफिशियल मामलों में तुम्हारी ढिलवाही बर्दाश्त करेंगे। तुम्हें अब अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर साहिल वेदा अपने सर को खुजाता है। उसने तो इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। साहिल को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सौरभ वेदा उसको देखता है और सीरियसली बोलता है, तुम्हें ऑफिशियल मामलों को सही से हैंडल करना होगा। महाराज हमारी छोटी मोटी गलतियों को तो इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर हमने हमारा काम ठीक से नहीं किया तो वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं रहेंगे, वह भी तब जब तुम अब उनकी आंखों में चढ़ चुके हो। अगर तुमने जानबूझकर अपने काम में मेहनत नहीं की तो महाराज सोचेंगे कि तुम उनके ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके कारण जब भी महाराज को मौका मिलेगा तब वह तुम पर साजिशों को चलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा इस बात को सुनकर शिकायत करते हुए बोलता है, महाराज को आखिर क्यों दूसरों के लिए चीजों को मुश्किल करना पसंद है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा साहिल वेदा की इस बात पर सहमति दिखाते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह सच में दूसरों के लिए बहुत परेशानियां खड़ी करता है, और तो और यह सब करने के बाद वह इन सब से अनजान बनते हुए खुद के बारे में यही सोचता है कि वह बहुत ही खुले विचारों वाला उदार राजा है। उद्धरण चिन्ह। अभी सौरभ वेदा ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक से साहिल को कुछ याद आता है और वह अचानक से पूछता है, पिताश्री, वैसे अभी हमारे पास कुल कितनी संपत्ति होगी? उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा साहिल को शक भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उद्धरण चिन्ह।
साहिल वेदा एक स्माइल के साथ बोलता है, मैं तो बस वैसे ही जिज्ञासा के कारण पूछ रहा था कि आखिर ज़िया साम्राज्य के सबसे ज्यादा भ्रष्ट ऑफिशियल के पास कितनी संपत्ति हो सकती है। और मुझे अभी महेंद्र अग्रवाल से भी संपत्ति में कॉम्पीट करना है, मेरे पास कुछ लिमिट तो होनी ही चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलता है, दुनिया को बस ये पता है कि मैं लालची और भ्रष्ट हूँ, पर उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैंने आज तक कभी भी जनता या किसी से भी रिश्वत नहीं ली है। और बात रही घर पर मौजूद कीमती चीजों की, तो वह बस मैं मेरे से नीचे वाले ऑफिशियल्स के द्वारा भेजे गए गिफ्ट्स को कभी भी मना नहीं करता हूँ। और बात रही मेरे काम की, तो मैं आज भी अपने प्राइम मिनिस्टर पदवी के काम को पूरी ईमानदारी से और ठीक तरीके से करता हूँ। और बात रही बाहर फैली अफवाह की, तो यह अफवाह इसलिए हो सकती है क्योंकि तुम्हारे पिता अभी तक एक ऑफिशियल होते हुए भी बिल्कुल क्लीन, बिना किसी दाग के समाज में सीधे खड़े हैं। और रही बात हमारी फैमिली की संपत्ति की, तो वह पूरी तरह से लीगल है, वह कोई भ्रष्टता से कमाई गई संपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा का ये जवाब साहिल वेदा की सोच से भी परे था। उद्धरण चिन्ह। साहिल के रिएक्शन को देखकर सौरभ वेदा एक तिरछी मुस्कान के साथ आगे बोलना जारी रखता है, असल में इंपीरियल सिटी के दक्षिण में समुद्री जहाज़ों द्वारा होने वाली सभी ट्रेडिंग्स में मेरा फिक्स हिस्सा होता है, जो मुझे उनकी ट्रेड में एक मीडिएटर होने के तौर पर मिलता है, जो दक्षिण समुद्र से यहाँ ट्रेड करने आए व्यापारियों की यहाँ ट्रेड करने में मदद करता है। और मेरा ऐसा करने के पीछे का कारण यह है कि यह समुद्र के जरिए होने वाली ट्रेड से अंधा पैसा कमाना सबसे आसान है। और मैं देश की पश्चिमी सीमाओं पर भी बहुत तरह के बिजनेस करता हूँ। कैपिटल सिटी में होने वाले ज़्यादातर बिजनेसेस मेरे ही हैं, जैसे कि कैपिटल सिटी के उत्तरी इलाके में जुए के सभी घरों में मेरा 30% हिस्सा होता है। और अब जब तुम वहाँ पेट्रोल गार्ड्स ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए जा ही रहे हो, तो हमारे फैमिली बिजनेस को वहाँ जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ साहिल वेदा को आज तक ये नहीं पता था कि फैमिली की संपत्ति असल में आती कहाँ से है, क्योंकि संपत्ति से जुड़े हुए सारे मामले सौरभ वेदा द्वारा ही संभाले जाते थे। पर अभी इन सब के बारे में जानकर उसे ये भी अच्छी तरीके से समझ आ रहा था कि इन सब बिजनेसेस को करने के लिए सौरभ वेदा की आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि इस समुद्र की ट्रेड व्यापार को ही देख लो, जिसमें व्यापारियों को सामान को इधर से उधर ले जाने में बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के जहाज़ों की ज़रूरत होती है। और यह हाई क्वालिटी जहाज ग्रेट ज़िया साम्राज्य में स्पिरिट मास्टर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें आम व्यापारी कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके कारण अगर वह समुद्र में नॉर्मल जहाज़ों पर सामान को लेकर जाएंगे तो इससे सिर्फ उनके पैसे और सामान ही जहाज के डिस्ट्रॉय होने से बर्बाद होंगे। और ऐसे ही व्यापारियों को उसके पिता अपने पद का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट मास्टर्स से जहाज़ों को मुहैया करवाते थे, जिसकी वजह से ही उसके पिता व्यापारी से भी कुछ परसेंटेज लेते थे और स्पिरिट मास्टर्स से भी। इस वक्त उसके पिता ने पॉवर और पैसों के संगम से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस सर्कल क्रिएट कर रखा था। वैसे हमारी अभी की सोसाइटी में ज़्यादातर ऑफिशियल्स को अपनी पॉवर से रिलेटेड बिजनेस शुरू करने की अनुमति नहीं है, पर इस दुनिया में जो सोसाइटी थी वह आज की सोसाइटी के लेवल से बहुत ही ज़्यादा पीछे थी, जिसमें ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं थी, जिसके कारण इस वक्त रॉयल कोर्ट में उसके पिता की तरह और भी कई ऑफिशियल्स बिजनेसमैन थे। और इन्हीं ऑफिशियल्स से उसके पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए मिलने वाले गिफ्ट्स और व्यापारियों और अलग अलग बिजनेसेस से मिलने वाले अपने परसेंटेज से ही आज सौरभ वेदा ने अपनी इतनी ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा किया था। वहीं साहिल के सवाल का जवाब देते हुए सौरभ वेदा थोड़ा सोचकर बोलता है, वैसे अगर बात रही कि हमारी फैमिली के पास इस वक्त कितनी संपत्ति है, तो मुझे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है, पर हाँ, किसी भी सिचुएशन में तुम हमारी फैमिली संपत्ति को अपनी 10 जिंदगियों में भी पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाओगे। और हाँ, यह अग्रवाल खानदान की संपत्ति से तो बिल्कुल भी कम नहीं है, जिसके कारण तुम आराम से हमारी फैमिली संपत्ति का खुला इस्तेमाल करके अग्रवाल खानदान से कॉम्पीट कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा जिज्ञासु होते हुए पूछता है, अगर पिताश्री ऐसी बात है तो क्यों सभी आपको देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट ऑफिशियल कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा अपने कंधों को उचकाते हुए बोलता है, क्योंकि शायद मैं बहुत ही ज्यादा कमाता हूँ। दूसरे लोग मुझसे जलते हैं और मुझसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है कि वह मेरे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलते। वह कहते हैं कि मैं साधारण लोगों के साथ प्रॉफिट के लिए प्रतिस्पर्धा करता हूं और मेरा लालच असीमित है। उद्धरण चिन्ह। और जितने ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं, उतनी ही मेरे बारे में अफवाहें फैलती हैं, जिसके कारण आखिर में सभी लोग वही मान लेते हैं
जो उन्हें बताया जाता है। और बाय चांस अगर मैंने जनता के लिए अपने हिस्से के प्रॉफिट्स को छोड़ भी दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे छोड़े गए प्रॉफिट्स कभी जनता तक पहुंचेंगे ही नहीं, उन्हें पहले ही हाई रैंक के ऑफिशियल्स खुद ही खा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलने के बाद सौरभ वेदा साहिल को देखता है और उसे छेड़ते हुए बोलता है, कहीं तुम भी तो यही नहीं सोचते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर होकर इतना लालची हूं कि मैं साधारण लोगों से पैसों को लूटता हूं। अरे मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं कहीं से भी पैसे कमा सकता हूं, मुझे नॉर्मल लोगों से पैसे लूटने की भला क्या जरूरत आन पड़ी। उद्धरण चिन्ह। डैम, ये अच्छा था। हाँ बिल्कुल सीधा सीधा असली जवाब, सबकी बोलती बंद। उद्धरण। सौरभ वेदा की मन ही मन में ये तारीफ करने के बाद साहिल वेदा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, वैसे आपने क्या ये सारी बातें बड़े भाई को नहीं बताई हैं? उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने उसे भी यह सारी बातें बताई हैं। पर आकाश की आंखों में जब उसके पिता दूसरों से गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके हिसाब से इसका मतलब ये था कि उसके पिता लालची हैं। जब मैं बिजनेस करता हूं तो उसके हिसाब से मैं साधारण लोगों से मुनाफे के लिए लड़ रहा हूं। उसके हिसाब से मैं अभी जिस पोजीशन पर खड़ा हूं उस पोजीशन में मुझे ऐसे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे यह बिल्कुल भी नहीं समझ आता है कि राजनीति बहुत ही ज़्यादा जटिल है। यहाँ तक कि मुझे प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी कई बार बहुत बड़े बड़े समझौते भी करने पड़े हैं जिनकी तुम बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। सौरभ वेदा की बात को सुनकर साहिल को आकाश की बातों के पीछे के लॉजिक की ऊपर ऊपर से समझ आ जाती है। सीधा सीधा कहा जाए तो आकाश वह सोने के चम्मच से खाने को खाना पसंद करने वाला इंसान था जिसकी आंखों में पैसा सबसे बड़ा बोझ था। अल्पविराम। वहीं दूसरी तरफ अब तक अंकल जतिन ने कैपिटल सिटी के उत्तरी इलाके में एक घर ढूंढ लिया था। उसने बस 500 सिल्वर मुद्राएं देकर ही एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया था। उसने घर की देखभाल के लिए नौकरानियों और नौकरों का भी इंतजाम कर दिया था। जब तक समीक्षा रावत इस घर में शाम तक आई थी तब तक अंकल जतिन ने उसके स्वागत के लिए बहुत सारे पटाखों को सजाकर उनको खूबसूरती से जलाने का इंतजाम भी कर दिया था। उन पटाखों को देखते हुए समीक्षा रावत स्माइल करती है और बोलती है, अंकल जतिन आप पटाखे क्यों ले आए? उद्धरण चिन्ह। अंकल जतिन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये तुम्हारे गृह प्रवेश का खूबसूरत पल है, इसे यादगार तो होना ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलने के बाद अंकल जतिन पटाखों में आग लगा देते हैं। जिन पटाखों के शोर को सुनकर आसपास के पड़ोसी भी बाहर के इवेंट को देखने के लिए आ जाते हैं, जिससे उन्हें भी ये पता चल जाता है कि एक नई फैमिली उनके पड़ोस में रहने के लिए आई है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल सिटी के उत्तरी इलाके में स्थित गार्ड्स पेट्रोलिंग ऑफिस के बाहर लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा होकर उनको ज्वाइन करने वाले नए सहकर्मियों के बारे में डिस्कस कर रहा था। उस ग्रुप के लोगों में से एक आदमी अपनी गहरी आवाज में बोलता है, हमारे ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ अपॉइंटमेंट से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया है जिसके हिसाब से यह ऑर्डर दिया गया है कि दक्ष रावत की बेटी समीक्षा रावत हमारे ऑफिस को गैरिसन कमांडर के रूप में ज्वाइन करेगी और प्राइम मिनिस्टर सौरभ वेदा का बेटा साहिल वेदा हमें डिप्यूटी गैरिसन कमांडर के तौर पर ज्वाइन करेगा और यह ऑर्डर कल से ही लागू हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पेट्रोल गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स में एक गैरिसन कमांडर होता है जिसके नीचे 3 डिप्यूटी गैरिसन कमांडर होते हैं और हर डिप्यूटी गैरिसन कमांडर के नीचे 5 सैन्य टुकड़ियां होती हैं और हर एक सैन्य टुकड़ी में टोटल 200 लोग होते हैं और इन्हीं का ऑफिस हेडक्वार्टर कैपिटल सिटी के पूरे उत्तरी इलाके की सिक्योरिटी का उत्तरदायित्व संभालता है। वैसे कैपिटल सिटी में तो ऑफिशियल पोजीशंस के हिसाब से इनकी पोजीशन किसी चींटी के बराबर थी, पर आम जनता के हिसाब से उनकी अथॉरिटी बिल्कुल भी कम नहीं थी। अभी इस वक्त ऑफिस में टोटल 2 डिप्यूटी गैरिसन कमांडर और 15 सैन्य टुकड़ियां मौजूद थीं और जिसने अभी इस वक्त इस ऑर्डर को सुनाया था वो दोनों डिप्यूटी गैरिसन कमांडर में से एक डिप्यूटी गैरिसन कमांडर वंशवीर था। इस वक्त पूरे ऑफिस में सभी उसी की बात को मानते थे और वह अपनी पोजीशन से काफ़ी संतुष्ट भी था। वैसे देखा जाए तो डिप्यूटी गैरिसन कमांडर की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे की थी, पर यह पोजीशन आम जनता से मुनाफा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया पोजीशन थी। ऑर्डर को सुनाने के बाद वंशवीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि नई गैरिसन कमांडर के क्या रूल्स होंगे, पर मैं तुम सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर नई कमांडर हमसे हमारे हिस्से के ज़्यादा प्रॉफिट्स की मांग करेगी तो हमें उसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होना है। हम में से कोई भी उससे नहीं डरेगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं वंशवीर की इस बात को सुनते ही उनमें से एक व्यक्ति तुरंत ही अपने आप को ये बोलने से नहीं रोक पाता,
भाई वंशवीर, यह मामला हमारे डरने का या ना डरने का तो है ही नहीं। आखिरकार एक हाई ऑफिशियल रैंक ही हमें पूरी तरह से दबाने के काबिल है। और वह दक्ष रावत की बेटी समीक्षा रावत है, हम उसके खिलाफ जाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या होगा कल, तब जब समीक्षा रावत और साहिल वेदा ऑफिस को एक साथ ज्वाइन करेंगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मज़ा आता है।